नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैं काफी दिनों से ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये घटनाएं हो कैसे रही हैं। मैं डिग कर रहा था, शोध कर रहा था, तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। ये हो नहीं सकता है। बड़े-बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका तो ऐसा ही है। अमेरिका में जो सामने से बोला जा रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, उसके पीछे कोई और है। और जनरली डीप स्टेट की लोग चर्चा करते थे कि इसमें ओबामा या बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, इसको मत देखिए आप। ये देखिए कि पीछे कौन है। डीप स्टेट है। अब डीप स्टेट में कौन है? अब उसको आप आइडेंटिफाई करते रहिए कि वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी है, या वहां का कॉरपोरेट घराना है, या कुछ बिजनेस टाइकून्स हैं जो उसको नियंत्रित करता है, या पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, इंटेलिजेंस एजेंसी, अमेरिकी डिफेंस और कॉरपोरेट। ये सबका एक घालमेल है, एक कॉकटेल है जो अमेरिका को नियंत्रित करता है। और जैसा वो कहता है वैसा ही जो पॉलिटिकल मास्टर हैं, जो आका हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनसे वो वही कहलवाते हैं जो वो कहना चाहते हैं। बात सही है। लेकिन तब भी मैं हैरान था कि आखिर दो दोस्त दो ध्रुव पर कैसे खड़े हो गए हैं, दो विपरीत ध्रुव पे खड़े हो गए हैं, और दो दुश्मन वो साथ कैसे आ गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल था कि आप लोग तो कहते थे कि ये कुछ एलीट हैं दुनिया के, उन्होंने इस क्लब को बनाया है। आप लोग तो इसकी आलोचना करते थे, फिर आप इस क्लब में शामिल क्यों हो गए? और तब से ही मैं चौकन्ना था। बल्कि जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई और डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है वो बदला, तब से मैं चौकन्ना हो गया था। मैं सजग हो गया था कि कुछ ना कुछ तो बात हुई है। लेकिन आशा थी कि पहला 1 आध 2 महीने का जो व्यवहार था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें आशा थी कि ये जो ग्लोबल एलीट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के ख़यालात थे और उनके साथियों के ख़यालात थे, वो ख़यालात आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ख़यालात आगे बढ़ा नहीं। और तब जब अमेरिका का जो गवर्नेंस डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख एलॉन मस्क को बनाया गया, तब तो और इस बात की पुष्टि हो गई कि अमेरिका कुछ इस बार ठीक सोच रहा है और सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन वक्त बीतने में समय नहीं लगा और एलन मस्क को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं से मेरे कान खड़े हो गए थे कि ये क्या बात हो गई कि एलन मस्क, जो पूरी तरह से चुनाव के दौरान ट्रंप के साथ थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और कौन ऐसी शक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा अपने कब्जे में कर लिया, और उस शक्ति का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या पूरी दुनिया में वो शक्तियां फिर से कैसे कोहराम मचाएंगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर कुछ और कर जाएंगे, या उनके एजेंडे को बढ़ा देंगे? तब जब मैं इस दिशा में शोध करना शुरू किया तो पता चला, और इसकी शंका मुझे, आप कहें तो जैसे ही एलन मस्क की रवानगी हुई है, या एलन मस्क और ट्रंप के बीच में दूरी बढ़ी, और बाकी जो उनके साथी हैं जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, वो भी एक प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं, या उनको जो महकमा मिला है वो अपने महकमे को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के आज के व्यवहार से असहज हैं, लेकिन मजबूरी में ट्रंप के साथ वो खड़े हैं। अब जाकर के पता चल रहा है कि ट्रंप तो उसी की गोद में जाकर के बैठा है जिस गोदी की मुखालफत वो कर रहा था पूरे चुनाव में। और गलतफहमी हो गई थी एलॉन मस्क जैसे लोगों को कि ट्रंप हमारी बात सुनेगा। यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ये बात धीरे धीरे निकल करके सामने आई।
इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक के फोरम को ज्वाइन करने के लिए एलन मस्क ने एक प्रकार से तिरस्कार किया, नहीं गए एलन मस्क। और ग्लोबल एलीट को जो लीड कर रहे थे, उसके बहुत प्रमुख खिलाड़ी में से एक थे बिल गेट्स। और बिल गेट्स के साथ भारत के रिश्ते बहुत गहरे हो गए कालांतर में। और तभी मुझे ये लगने लगा था कि ये बात जब मैंने दबी जुबान में उस वक्त कही थी, लेकिन अब तो सारे साक्ष्य आ रहे हैं। मैंने उस वक्त ये कहा था कि भारत सरकार टू क्लोज हो रही है एंड टू फार जा रही है ट्रंप के साथ। ये ठीक नहीं है। और वही हुआ। और आज जिनके साथ वो टू क्लोज हुए, वो फिर दोबारा उस गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। और अब आपको अपने इशारे पर नचा रहे हैं। और अब आपके सामने लग रहा है कि जियोपॉलिटिक्स में जिनको आपने नया दोस्त बनाया, उसी के सहारे ट्रंप की मालिश करेंगे, ट्रंप के ईगो की मसाजिंग करेंगे, ईगो मसाज करेंगे, और फिर हमारे भारत का सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात अच्छी नहीं है भारत के रेफरेंस में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्कॉट बेसेंट नाम का एक व्यक्ति है, जो अमेरिका का यूएस ट्रेजरी है। यूएस ट्रेजरी का मतलब होता है अमेरिका का वित्त मंत्री। अमेरिका का वित्त मंत्री एक पॉडकास्ट में खुलेआम खुलेआम डंके की चोट पर, यह बहुत दुखद है भारत के रेफरेंस में। मैं हैरान हूं कि भारत की डिप्लोमेसी कहां जा रही है या क्या कर रही है। अब भारत सरकार को यह लग रहा होगा कि जैसे जैसे उन्होंने 5 साल पहले जिस नैरेटिव को वो चलाया था, वो नैरेटिव उनके खिलाफ जा रहा है। और ये जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नैरेटिव तो तब था, ये अब होता है, जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलना होता है। नहीं चलना होता है। अगर चलना होता तो आपने क्यों जाकर के कहा अब की बार ट्रंप सरकार, क्यों कहा? आवश्यकता क्या थी इसकी? जियो पॉलिटिक्स इसकी इजाजत देती है क्या? आपको तो डिप्लोमेटिक रहना चाहिए था। लेकिन आप सारी डिप्लोमेसी को तोड़ करके आगे निकले थे 4 कदम। फिर जब डिप्लोमेसी तोड़ करके आगे निकले, तो जस्ट अपोजिट कैंप से इतनी घुट्टी आपको अपोजिट कैंप ने घुट्टी पिला दी, फिर जस्ट अपोजिट कैंप में चले गए। अब आप कह रहे हैं कि ये जियोपॉलिटिक्स का डिमांड है। बिल्कुल नहीं। हमारी विदेश नीति फेल रही, इस बात को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। वरना स्कॉट बेसेंट की ये हैसियत नहीं है कि कैमरे पर आकर के सरेआम ये कहे। और ये मैं समझता हूं ये भारत के लिए अपमान है। और अगर भारत सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, तो ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। आज जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। स्कॉट बेसेंट पॉलिटिको नाम के एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि भारत का रिफाइनरी कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि रसिया से तेल खरीदने पर हमने पाबंदी लगा दी। हमने 25% का टैरिफ इंपोज किया। इसी में भारत घुटने पर आ गया। भारत ने घुटने टेक दिया। ये काम किया। ये जो धमकी थी, ये काम किया। ये जो 25% का हमने टैरिफ इंपोज किया, ये काम किया। 50% का जो हमने धमकी दिया, ये काम किया। और भारत घुटने पर आ गया और भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया। ये स्कॉट बेसेंट निर्लज्जता के साथ, संपूर्ण निर्लज्जता के साथ पॉडकास्ट में, पॉलिटिको पॉडकास्ट में पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि भारत घुटने पर आ गया। हमने जैसे भारत पर टैक्स इंपोज किया, भारत घुटने पर आ गया। और अब हम कनाडा पर टैक्स इंपोज करने जा रहे हैं 100% का। ये कनाडा को घिघी दे रहे हैं, धमका रहे हैं। कनाडा के साथ इनकी औकात नहीं है और कनाडा ये समझता है 400 बिलियन का अगर ट्रेड डील है, उसको धमकी दे रहा है। अमेरिका की डिपेंडेंसी है कनाडा पे। और यही इनको खाए जा रहा है कि हम कनाडा को अपने में मिला ही लेते हैं, बाय हुक एंड क्रूक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ये नारा चल रहा है।
वेनेजुएला पर हमने कब्जा कर लिया है, ग्रीनलैंड की हमने धमकी दे दी है, कनाडा को हम कर लेंगे। कहा स्कॉट बेसेंट ने कि भारत को तो घुटने पर ला दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी टैक्स इंपोज करेगा, टैरिफ इंपोज करेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन ऐसा नहीं कर रहा है। यूरोपियन यूनियन तो फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट कर रहा है। स्कॉट बेसेंट घबराया हुआ है कि हमने भारत को घुटने पर ला दिया, लेकिन यूरोपियन यूनियन उसको लीज ऑफ लाइफ दे रहा है। इस तरह की भाषा बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ अगर भारत ट्रेड डील करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सारी जो बातें हो रही हैं, ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है, भारत की तबाही का जो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, ये टूल किट कहां से चल रहा है? ये कौन है स्कॉट बेसेंट? स्कॉट बेसेंट का सोरोस से रिश्ता क्या है? और स्कॉट बेसेंट कैसे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बने हैं, और कैसे बिल गेट्स जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के निशाने पर थे, उनके हेल्थ सेक्रेटरी के जानी दुश्मन थे, एंथनी फॉची के साथ बिल गेट्स, कैसे बिल गेट्स को डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में एंट्री मिली, और स्कॉट बेसेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक और इशारा किया क्लाइमेट चेंज का, और उस क्लाइमेट चेंज के इशारे में कैसे उन्होंने बिल गेट्स को उद्धृत किया। सोरोस, बिल गेट्स, स्कॉट बेसेंट। और मैं यही बात भारत के रणनीतिकारों को, बल्कि भारत सरकार को बताता रहा हूं कि बिल गेट्स किसी फोरम पे कभी, मेरे पास जो सूचना मिली है वो मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मिली थी, और उन्होंने ये कहा था कि बिल गेट्स कहता है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है मोदी, इसको तो जब चाहे अपने कब्जे में कर लेंगे। मैंने इशारा किया था कि बिल गेट्स एक स्पाई के रूप में यहां पे सारे तंत्र पर कब्जा कर रहा है, थ्रू हेल्थ केयर, थ्रू एजुकेशन, थ्रू क्लाइमेट चेंज, थ्रू फार्म लैंड रिफॉर्म। यही स्कॉट बेसेंट कह रहा है कि बिल गेट्स भी ये कह रहे हैं कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा प्रॉब्लम है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गर्मी आ रही है, गर्म हो रहा है तापमान, बढ़ रहा है तापमान। ये भारत दुनिया के लिए खतरा है। ये क्लाइमेट चेंज भी इनका एजेंडा है। उस एजेंडे को स्कॉट बेसेंट फ्लैग कर रहा है। अब स्कॉट बेसेंट और जॉर्ज सोरोस के बीच में रिश्ता क्या है? तो सबसे पहले स्कॉट बेसेंट के बारे में जानिए, यह है कौन। स्कॉट बेसेंट के पिताजी एक रियल एस्टेट के एजेंट थे, दलाल जिसको कहते हैं। रियल एस्टेट एजेंट के घर में इनकी पैदाइश हुई। इन्होंने 1984 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, और 1991 में ये सोरोस फंड मैनेजमेंट, जो उनका फंड मैनेजमेंट चलता है पूरी दुनिया में, इन्वेस्टमेंट का खेल चलता है सोरोस का, उसको ज्वाइन कर लिया, और लंदन ऑफिस को ये हेड कर रहे थे स्कॉट बेसेंट। सुनते जाइए कहानी। जिस सोरोस को लेकर के भारत सरकार, पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रात दिन गाली देते हैं, उसी सोरोस के ये हैंड पिक्ड हैं। और भारत पर जो टैरिफ इंपोजिशन हो रहा है, जो खेल चल रहा है, इसे समझिए बारीकी से। उसी सोरोस का हैंड पिक्ड है स्कॉट बेसेंट। 1991 में स्कॉट बेसेंट सोरोस के फंड मैनेजमेंट को लीड कर रहा था लंदन में बैठ करके, और 2015 में स्कॉट बेसेंट ने अपना हेज फंड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ये इन्वेस्टर हो गया।
ये फंड इन्वेस्ट करने लगा विभिन्न कंपनियों में। यही इन्वेस्टमेंट का खेल फिलैंथ्रोपी के नाम पे बिल गेट्स का चलता है। और फिर ये इन्वेस्टर्स जो हैं इनका एक क्लब बनता है और यही इन्वेस्टर्स क्लब डीप स्टेट का एक हिस्सा होता है जो रेस्पेक्टिव स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर के काम करती है। और ये हेज फंड एक किटी तैयार होता है और उसमें जॉर्ज सोरोस भी होते हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन भी होते हैं, फोर्ड फाउंडेशन भी होते हैं, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी होते हैं और इनका एक नया हेज फंड मैनेजमेंट कंपनी भी इन्होंने बना ली। कौन? स्कॉट बेसेंट ने। अब स्कॉट बेसेंट इतना पावरफुल हो गया कि इन्होंने रिश्ता बना लिया रिपब्लिकन के साथ। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, कहीं से इकोनॉमिक्स की कोई पढ़ाई नहीं की है लेकिन फंड मैनेजर हो गया क्योंकि ये दलाल बाप का बेटा है, रियल एस्टेट एजेंट का बेटा है ये। और रियल एस्टेट एजेंट की वजह से उसकी कोई ना कोई संबंध, कोई ना कोई उसका संबंध रहा होगा ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप भी एक रियल एस्टेट का आदमी है। ट्रंप का सबसे बड़ा बाजार व्यवसाय रियल एस्टेट ही है, क्रिप्टो तो अभी बाद में आएगा। उसका वो संबंध है, उसका वो रिश्ता है। और इधर सोरोस के साथ इनका रिश्ता है। सोरोस एक हंगेरियन, सोरोस के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। आप सबको मालूम है सोरोस क्या है। सोरोस लोगों को, देशों को मदद करने के नाम पर अपने कब्जे में लेता है। कहता है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मरने नहीं देते हैं देशों में, और वहां उत्पाद करता है, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का धंधा करता है। इधर सोरोस का अपना जो एक नेटवर्क है जो पॉलिटिकली वोलेटाइल बना करके रखता है दुनिया के देशों को, और फिर उसका बिजनेसमैन अपने तरीके से बिजनेस को नियंत्रित करता है। दिस इज अमेरिका। समझ रहे हैं बात को? एक नेटवर्क काम करता है कि कहीं पर एथनिक क्लिंजिंग करवा दें, कहीं पर कॉम्युनल राइट्स करवा दें, कहीं पर कास्ट राइट करवा दें। जहां जिस देश में, जिस समाज में कहीं पर नस्ल भेद को बढ़ावा दे दें, जो स्थिति है उसको हवा दे दो, उसको पॉलिटिकली इनस्टेबल रखो, वो स्टेबलाइज होने रख पाए इन द नेम ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सामने में फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे शब्द रखते हैं। एजेंडा इनका होता है कि इन शब्दों को आगे रख करके उस स्टेज को डिस्ट्रॉय करके रखो पॉलिटिकली। और जब पॉलिटिकली अनस्टेबल रहेगा वो देश, तो हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो व्यवसायी है, वो वहां पहुंच जाएगा। जब पॉलिटिकल इनस्टेबल रहेगा तो वहां कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम पहुंच जाएंगे और फिर वहां के रिसोर्सेज को कब्जा करके अपना खेल करेंगे। ये स्कॉट बेसेंट सोरोस का आदमी है। ये स्कॉट बेसेंट ने ही सलाह दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत को अगर मरोड़ना है ना बांह, मेरे पास सारी जानकारी है, कोई औकात नहीं है भारत की, वो तो मेरा, मैं जो कहता हूं वो करता है। मैंने तो अपना PHFI बना दिया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना दिया, जो दुनिया में पहला फाउंडेशन बना दिया जाए जिसमें सरकार और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर बन गई है। पूरा हेल्थ केयर को मैंने अपने कब्जे में किया हुआ है। जो मैं कहता हूं वही भारत सरकार हेल्थ पॉलिसी बनाती है। यही मैं करना चाह रहा था लैंड लॉज में भी। क्यों? क्योंकि फार्म लैंड का बड़ा ओनर बिल गेट्स भी है। हालांकि फार्म लैंड होल्डिंग में बिल गेट्स 46th पोजीशन पर है अमेरिका में। ये हेयर जैसी जो कंपनियां हैं उसके पास फार्म लैंडिंग की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 46 पोजीशन पर है। लेकिन उसमें भी माइल्स में, हजारों लाखों हेक्टेयर में लैंड है बिल गेट्स के पास और ऐसे व्यवसायियों के पास। और इनका इसीलिए अमेरिका में तो कुछ लाख लोग एग्रीकल्चर पर हैं। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेट के पास में फार्मलैंड आ गया है और वो वहां से अपना पैकेट फूड का धंधा चला रहे हैं। उनका इशारा यही था। याद कीजिए कोविड के दौरान जो 3 कानून आए थे, भारत सरकार समझ नहीं पाई थी। उनको लग रहा था कि हम अपने किसानों को थोड़ा और बाजार देंगे, और बाजार देंगे।
लेकिन बाजार देने के नाम पर भारत की कंपनियां तो शैडो कंपनियां रहती, पीछे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता और फॉरेन कंपनियां इनको नियंत्रित कर रही थी, आपका लैंड भी चला गया होता। कहानी ये थी। तो मैं तो सैल्यूट करता हूं, आप चाहे भारत के किसानों को कह लें कि अरे वो आंदोलन हो गया, ये हो गया, लेकिन एंटी नेशनल आ गए और ये करने लगे, भारत के किसानों का कुछ नहीं हुआ। आज यही मोदी कह रहे हैं कि हम किसानों के नाम पर समझौता नहीं करेंगे, और उस वक्त यही मोदी किसानों को समझा रहे थे कि ये 3 कानून आपके लिए कितना अच्छा है। क्यों बदल गई आपकी बात ये? आज आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं, हम किसानों के हित के बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते? इसका मतलब सत्य का पता चल गया, सच का पता चल गया। मित्रों, हमारे सरकार में कुछ स्पाई, कुछ मोल घुसे हुए हैं। सोरोस के दलाल घुसे हुए हैं, गेट्स के दलाल घुसे हुए हैं, अमेरिकी डीप स्टेट के दलाल घुसे हुए हैं, जो हमारी सरकार को गुमराह करती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कॉट बेसेंट यूं ही आपके ऊपर टैरिफ इंपोज नहीं कर रहा है। स्कॉट बेसेंट को सारी सूचना है, और वो उसको सूचना देने वाला वही गैंग है। वरना इसकी ये हैसियत नहीं होती जो इस डब्ल्यूएफ में बैठ करके कहता कि भारत घुटने पर आ गया, भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। और आज यही स्कॉट बेसेंट कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन को भी इंपोज करना चाहिए ड्यूटी, टैरिफ इंपोज करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है। फ्रांस नहीं डरा, फ्रांस ने अपनी घिड़की दिखाई, पीछे हट गया है। ग्रीनलैंड पर भी बोल रहा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, निगोशिएशन के लिए तैयार हूं। कनाडा के बारे में कहा कि नहीं, आई डोंट नीड कनाडा, आई डोंट नीड कनाडा। अब ये कहना शुरू हो गया। मतलब ये स्कॉट बेसेंट का ये स्टेटमेंट बताता है कि डराओ, अगर काम कर गया डर तो अच्छी बात है, अगर नहीं डरा तो कोई बात नहीं, हम भाग जाएंगे। तो हम डर गए, हम डरते जा रहे हैं। दिक्कत यह है मित्रों कि सोरोस और गेट्स के गैंगस्टर ने हमारे इंस्टीट्यूशन को कब्जे में कर लिया है। हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में है। उनके द्वारा, इनके पेरोल पे हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स नाचते हैं साहब, नाचते हैं। बहुत दुख की बात है। वो हमारी पॉलिसी डिसाइड करता है, वो हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज करता है, और इंपोज करने के बाद सार्वजनिक रूप से हमें हमें गाली देता है, हमें धमकी देता है, हमें हमारी औकात बताता है, और हम कह रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी बड़ी शानदार है। नहीं मोदी जी, सच तो ये है कि ये स्कॉट बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जो कॉल ले रहा है टैरिफ इंपोज करने की, वो खुद नहीं ले रहा है, उसके पीछे में यही गैंगस्टर हैं, यही सोरोस, यही गेट्स जैसे लोग हैं, जो ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। एलन मस्क बेचारे बाहर हो गए, और आपको अपनी दोस्ती इनके साथ ही बनाए रखनी थी, बनाया नहीं, आपने दूसरा रूट लिया, और रूट लिया तो अब आज आपको फंसा रहा है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। या तो उस वक्त कहना नहीं था अब की बार ट्रंप सरकार, और अगर कहा था तो चलते रहते साथ में, चले नहीं। तो ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट तो धोखा देंगे। जिनके साथ आप जाकर के बैठ गए थे, जिस लॉबी में बैठ गए थे, ये धोखा देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स की तो समझ तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को होती है, दुनिया को तो होती नहीं है। कोई बात नहीं है, आप मानते रहिए, लेकिन स्कॉट बेसेंट अपमानित करेगा, देश सुनता रहेगा, देश बर्दाश्त करेगा, ये अच्छी बात नहीं है। ये सच जानिए, जियोपॉलिटिक्स को अब ठीक तरीके से भारत को समझना पड़ेगा, पुरुषार्थी भारत को जगना पड़ेगा। इसकी 2 कौड़ी की औकात है स्कॉट बेसेंट की, इसको जवाब दीजिए कि भारत बो डाउन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।